दक्षिण एशिया में भू राजनीतिक तनाव मई 2025 से लगातार गहराता जा रहा है। 7 से 10 मई के बीच भारतीय सेना द्वारा संचालित ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान को गंभीर रूप से झंझोर कर रख दिया। ऑपरेशन से जुड़े आधिकारिक विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए, लेकिन क्षेत्रीय एक्सपर्ट्स और रक्षा स्रोतों का मानना है कि भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा और उसके पार कई रणनीतिक ठिकानों पर सटीक प्रहार किया, जिनमें पाकिस्तान समर्थित आतंकी ढांचों को बड़ा नुकसान हुआ। भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद भी पाकिस्तान अपने प्रचार तंत्र के माध्यम से जीत का दावा करता रहा। सड़कों पर हथियार लहराते उग्रवादियों के वीडियो सामने आए और आतंकी संगठनों ने कथित जश्न भी मनाया। ये परिघटना न केवल भारत के लिए चिंता का विषय है, बल्कि पाकिस्तान के भीतर सैन्य राजनीतिक रिश्तों की जटिलता को भी उजागर करती है। तो वहीं पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के लगातार आक्रामक और धार्मिक रंग वाले बयान भी चर्चा में है। मई से लेकर अब तक उन्होंने कई बार भारत को धमकी दी, कभी परमाणु हमले का संकेत, कभी पाकिस्तान पर युद्ध थोपने की कोशिश न करने की चेतावनी। सबसे हालिया बयान जॉर्ज के किंग अब्दुल्ला द्वितीय की मौजूदगी में दिया गया, जहां उन्होंने पाकिस्तान की सेना को अल्लाह की फौज बताया और ये दावा किया कि युद्ध की परिस्थिति में ईश्वर की मदद से पाकिस्तान मिट्टी को भी मिसाइल बना सकता है। एक जिम्मेदार देश की सेना के प्रमुख द्वारा इस तरह के बयान अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दृष्टि से असामान्य माने जाते हैं और ये प्रश्न उठाते हैं कि पाकिस्तान का सैन्य नेतृत्व किस मानसिकता और रणनीति के तहत अपने पड़ोसियों और वैश्विक सहयोगियों को संदेश देना चाहता है। तो वहीं जॉर्डन के शाही परिवार के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में दिया गया मुनीर का यह बयान कई संकेत देता है। एक और वे धार्मिक भावनाओं को सैन्य भाषा में पिरोकर घरेलू दर्शकों को संबोधित करना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के सामने यह जताने का प्रयास भी है कि पाकिस्तान किसी भी चुनौती के लिए सक्षम है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बयान पाकिस्तान के भीतरी राजनीतिक संघर्षों और सेना प्रमुख की अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश से भी जुड़ा हुआ है। बीते महीनों में ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि मुनीर की सेवा विस्तार पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सहमति सुनिश्चित नहीं थी। इस पृष्ठभूमि में सीमा पार तनाव को बढ़ाना, आक्रामक बयानबाजी करना और खुद को अपरिहार्य सुरक्षा नेता के रूप में स्थापित करना पाकिस्तान की राजनीति में अक्सर देखा गया। कई अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट ने भी ये संकेत दिया कि मई जून के कुछ घटनाक्रमों में पाकिस्तान की घरेलू शक्ति राजनीति की गहरी छाया है। तो वहीं पाकिस्तान के सुरक्षा तंत्र में पाकिस्तान को लेकर चिंताएं और भी ज्यादा बढ़ गई हैं, खासकर दिल्ली में हुए हालिया धमाके के बाद, जिसे सरकार ने आतंकी हमला करार दिया है। जांच एजेंसियों के अनुसार इस हमले से जुड़े कुछ आरोपी सफेद कॉलर नेटवर्क में सक्रिय थे और उनकी डिजिटल गतिविधियों एवं संपर्कों में पाकिस्तान आधारित संगठनों जैसे जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के अप्रत्यक्ष संकेत मिले हैं। हालांकि सरकार ने फिलहाल पाकिस्तान का नाम आधिकारिक रूप से नहीं लिया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अधूरी जानकारी के साथ आरोप लगाना भारत की कूटनीतिक नहीं है। पिछले सालों में अमेरिका द्वारा किए गए मध्यस्थता तरीके के सार्वजनिक उल्लेखों के कारण भारत ने अपनी रणनीति अधिक सुसंगत और साक्ष्य आधारित बनाई है। इस बार अगर पाकिस्तान की संलिप्तता सिद्ध होती है तो भारत पूरी तैयारी और सबूतों के साथ प्रति उत्तर देने की दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो वहीं पाकिस्तान की सैन्य क्षमताओं और तकनीकी दावों पर भी प्रश्न उठते रहे हैं। उदाहरण के लिए चीन से खरीदी गई PL-15 मिसाइल, जिसे पाकिस्तान ने सबसे उन्नत क्षमता वाली मिसाइल के रूप में पेश किया था, भारत में जांच टीमों को लगभग सुरक्षित हालत में मिली। न तो विस्फोट हुआ और न ही स्वविनाश तंत्र सक्रिय हुआ। रिवर्स इंजीनियरिंग से भारत अब मिसाइल का अध्ययन कर रहा है। सैन्य एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान की ओर से उन्नत तकनीकी के दावों की वास्तविकता अक्सर प्रचार से ज्यादा नहीं होती। इसी तरह पाकिस्तान के JF-17 लड़ाकू विमानों और उनकी एवियोनिक्स प्रणाली पर भी प्रश्न उठे, जब पिछले साल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम ने उन्हें निष्क्रिय कर दिया था। तो वहीं भारत के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व ने इस पूरे परिदृश्य पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सेना प्रमुख ने हमले और सीमावर्ती तनाव को लेकर कहा कि अब फैसला आर या पार होगा। इसका अर्थ युद्ध नहीं, बल्कि ये संकेत है कि भारत किसी भी आतंकी हमले, सीमा उल्लंघन या प्रॉक्सी युद्ध को लेकर शून्य सहिष्णुता की नीति पर है और भविष्य में जवाब अधिक सटीक और प्रत्यक्ष और निर्णायक होगा। तो वही क्षेत्रीय स्तर पर भी तनाव के संकेत बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश के एक वरिष्ठ सलाहकार द्वारा प्रस्तुत विवादित नक्शे में भारत के कुछ पूर्वी क्षेत्रों जैसे असम, पश्चिम बंगाल और बिहार के हिस्सों को ग्रेटर बांग्लादेश में दिखाने पर भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। इसके अलावा चीन द्वारा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को
लैंडलॉक्ड एरिया बताया और स्वयं को उनका गार्डियन कहना भी हाल ही की कूटनीतिक उथल-पुथल का हिस्सा रहा है। इन बयानों को भारत के रणनीतिक एक्सपर्ट्स दक्षिण एशिया में उभरते हुए ध्रुवीकरण का संकेत मान रहे हैं, जिसमें चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश के बीच कुछ साझा हित दिख रहे हैं, भले वे औपचारिक गठबंधन का रूप न ले। तो वहीं वर्तमान परिस्थितियों में भारत पर 3 तरफा दबाव है। पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में चीन और कुछ मामलों में बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति से उत्पन्न बयानबाजी। दिल्ली धमाके के बाद हालत और भी ज्यादा गंभीर हो गए हैं। भारत का सुरक्षा तंत्र अब बहुस्तरीय रणनीति अपना रहा है। आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना, सीमा प्रबंधन को तेज बनाना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना। इन सब के बीच पाकिस्तान का सैन्य नेतृत्व बार बार अपनी धार्मिक सैन्य बयानबाजी को दोहराता रहा है। जॉर्डन के राजा के सामने दिया गया आसिम मुनीर का हालिया बयान भले ही घरेलू दर्शकों के लिए उत्साहवर्धक हो सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय और रणनीति स्तर पर इसका प्रभाव उल्टा पड़ता है। यह पाकिस्तान को एक पेशेवर सैन्य राज्य कम और एक विचारधारात्मक सैन्य धड़े के रूप में ज्यादा प्रस्तुत करता है, जो कि अमेरिकी, यूरोपीय, खाड़ी देशों और स्वयं चीन के लिए भी चिंता का कारण हो सकता है। तो वहीं समग्र रूप से देखा जाए तो दक्षिण एशिया एक अस्थिर मोड़ पर खड़ा है। दिल्ली धमाका, सीमा पार तनाव, पाकिस्तान के राजनीतिक सैन्य समीकरण, बांग्लादेश और चीन के विवादित बयान और भारत के अनेक मोर्चों पर एक साथ सक्रिय सुरक्षा तंत्र, ये सभी तत्व एक ऐसे समय की ओर इशारा करते हैं जहां छोटी सी चूक भी बड़े टकराव का कारण बन सकती है। भारत फिलहाल संयम और तैयारी दोनों को साथ लेकर चल रहा है और प्रतीक्षा की जा रही है कि दिल्ली ब्लास्ट की जांच पूरी होने के बाद भारत का अगला कदम क्या होगा। ये स्पष्ट है कि इस बार मामला केवल घटनाओं का नहीं बल्कि आर पार की रणनीतिक संदेश नीति का है।